तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये जो चर्च ऑफ डिपार्टमेंट करके एक संगठन था, संस्थान था, जो भी बोल लो, ये इस समय इनके कुछ लोग इस तरह पढ़ चुके थे। जो इस दौरान उसमें ग्रुप में ना एक बंदे को ढूंढने की कोशिश करता है। मतलब वो जो लड़की थी ना, नाम तो मैं भी भूल चुका हूँ, जो कि बंजारों की जगह पर उसको मिली थी, उसके बड़े भाई। बट वो उसमें था नहीं। अब आगे टोटल ये देखो 8 लोग थे। सबने काले रंग के क्लॉक्स पहने थे और कपड़े पर ना एक छापा था सन का। अलग कोल्ड और इनकी बॉडी से रिलीज हो रही थी। बिल्कुल भी ना वो जो भाव होता है ना इनके अंदर था नहीं, इमोशंस। रो कल्टीवेटर्स की तरफ ये लोग देखते भी नहीं है, शांति से बैठ जाते। जो इनकी तरफ देख रहा और जो अपना लॉज वाला बंदा था ना, मतलब ओनर जो बुढ़ा आदमी, वो जू के आसपास का एक एरिया ढूंढ के बैठ जाता है। और चौकन्ना था जू की तरफ से भी कि जू ना इस पर अटैक करते, और ये जो कल्टीवेटर्स हैं उनसे भी। ऐसा लग रहा था यार ये बंदा इतना जल्दी कैसे मान गया, मतलब जू के हम साथ में काम करेंगे, इसलिए चौकन्ना था। माहौल ऐसा ही रहता है, टेंस ही रहता है। 10 दिन इस दौरान गुजर जाते हैं। अब मेरे से मत पूछना ये लोग खा क्या रहे थे यार, पता नहीं क्या खा रहे थे। इस दौरान कोई भी छिपकली प्रकट नहीं होती है। पानी जो था ना इस आइलैंड के आसपास एकदम शांत हो चुका था। थोड़ी बहुत बस लहरें उठती थी। बस एक चीज था जो कि शांत नहीं थी, वो थी एनाकोंडा। जू की तरफ देखती थी और आवाज निकालती थी। जू इग्नोर मारता था क्योंकि सांपों की भाषा तो ये जानता नहीं है। अपने डैगर को एकदम साफ सुथरा कर लेता है भाई, और सरिया को एकदम नुकीला कर देता है। और जू उसकी बात क्यों मान गया था लॉज वाले बंदे की, क्योंकि उसको मालूम था ये बंदा मेरे पे विश्वास करता नहीं और ना मैं इस पे करता हूँ। 10वें दिन की शाम में एक घटना घटित होती है। समुद्र के आसपास ना कुछ हिलोरे, लहरें तेज होने लगती, भंवर सा बनने लगता। वो भंवर धीरे धीरे ना आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था। सभी लोग तैयार थे। फाइनली जब भंवर शांत होता ना तो 150 मीटर की बॉडी थोड़ी ब्लैकिश बैंगनी कलर मिक्स थी, लिजर्ड प्रकट होता है और प्रेशर काफी ऊपर। फाउंडेशन लेवल का ये छिपकली था और होशियार था, क्योंकि देखो पावर लेवल बढ़ता तो ये इंटेलिजेंट भी होते जाते हैं। तो ये फिर बेसिन की तरफ बढ़ने लगता है और जो पहाड़ी थी वहां पर चोटी, उस पर चढ़ना भी शुरू कर देता है। पीछे से एक और छिपकली आता है भाई, तीसरा भी आता है। तीसरा तो सबसे तगड़ा था, 300 मीटर लंबा था। बस जहां पर ना ऐसा पूंछ घुमा देता ना, वहां पे बॉन्डर सा बनने लगता था हवा का। और जू भी इस समय फील करता भाई, तीनों फाउंडेशन लेवल पे थे और पीछे वाला तो भाई क्या ही बोलूं, बवाल है एकदम। और ये सोचता है कि पहले दो ही जो छिपकली है ना, वो पैट्रियार्च को आराम से मार सकते हैं, वज्रा सेक्ट वाले को। तो लॉज वाला जो बंदा था वो बताता है कि आगे वाले दो मिड लेवल के हैं, फाउंडेशन लेवल में भी। पीछे वाला तो लेट लेवल पे है। इनकी जो चमड़ी बिकेगी, मतलब जो छोड़ते हैं इसके लिए 10,000 स्पिरिचुअल कॉइन्स के। पीछे वाला तो भाई 15 से 16,000। सभी लोग इस समय एक्साइटेड थे। जू सोच रहा था अगर इसे एक भी स्किन मिल गया ना भाई, तो फिर ये संतुष्ट रहेगा। धर्माप्रोट को अपने अपग्रेड कर पाएगा, एक्टिवेशन में भी मदद मिल जाएगी। जितना अभी तक इसने स्किन वगैरह अभी तक उठाया था, इसको मिला था 2000 के बराबर तो है। और फिर कुछ कल्टीवेटर्स को इसने मारा भी था अभी, तो उनकी भी सामान। और फिर वो एल्डर सिस्टर डिंगजू ने इसको कुछ गिफ्ट दिया था। तो टोटल मिला जुला करके इसका हिसाब था 4000 स्पिरिचुअल स्टोन के बराबर। और अगर फाउंडेशन लेवल का ये स्किन मिल गया भाई, तब तो भाई मजे ही मजे। दिमाग तो बना चुका था। इधर छिपकलियां पहाड़ी चढ़ना शुरू कर चुकी थी। उन्हें कल्टीवेटर से फर्क नहीं पड़ता था। उनके ऑरा से ना ये लोग ब्रीथ भी नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। कुछ लोग तो वॉमिट करने लगते बस प्रेशर की वजह से। आसपास के कुछ पेड़ भी गिर जाते हैं। जूकिंग की भी बॉडी थोड़ा सा ना एक झटका महसूस करती है, लेकिन स्ट्रांग थी तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता पेड़ से, लेकिन ये नीचे उतर जाता है। लॉज वाला बंदा भी सेम काम कर रहा था। सी घोस्ट वगैरह भी शांति से थे, एकदम चौकस होकर बैठे थे। एक अगरबत्ती यानी आधा घंटा समझ लो के बराबर का समय निकल चुका था। दो जो मिड लेवल के ये छिपकलियां थी ना, वो अपनी स्किन छोड़ देती, लेकिन लोग निराश हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा स्किन में ब्रेकिंग आ जाता, मतलब टूट फूट जाता। लेकिन फिर भी यार होल है फिर भी, लेकिन वो काम का था। अभी भी पैसे अच्छे खासे मिल सकते थे। कुछ पार्ट मतलब ये निकल जाते हैं बेसिकली, छिपकलियां खुद। अब इसके बाद लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। इस दौरान लॉज वाला ओल्ड मैन भी आगे बढ़ता है। सब बढ़ते, लेकिन सबसे तेज जू था। चर्च ऑफ डिपार्चर वाले अभी तक कुछ नहीं कर रहे। तो ये जो स्किन दो ने छोड़ा था अभी तक, इसके लिए बैटल शुरू हो चुका। तू पास वाले की तरफ जाता है और लॉस वाला बंदा, दोनों साथ में काम कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे से चौकन्ने थे। जो इस दौरान बैटल शुरू कर देता है, पानी की बूंदे बनाना और उसको एकदम शार्प करके मारना शुरू कर देता है। टैगर भी यूज कर रहा था। एक जो सी घोस्ट वाला बंदा था ना, वो ग्रेट सर्कल ऑफ की कंडेंसेशन में था, लेकिन जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर था ड्रॉट डीमन की वजह से। और एक मुक्के में ना भाई लगभग 20-25 मीटर पीछे जाके गिरता है। एक डिफेंस भी यूज करता है वो टालिस्मैन, लेकिन वो कोलैप्स कर जाता है। और ओल्ड मैन तो वैसे भी तकड़ा था। जो उसकी बॉडी से रेशे निकलते थे आपको पता होगा, तो कईयों की बॉडी को भेद देते हैं और एक आधी दो जू की तरफ भी बढ़ते। जू इस दौरान बहुतों को मार चुका था और स्किन लेने वाला। फिर उसकी रस्सियां प्रकट होती ओल्ड मैन। जू तैयार था, तुरंत अपनी ऑरा को रिलीज कर काउंटर कर देता है जो रस्सियां आई थी उस ओल्ड मैन की। लेकिन 4 सी घोस्ट इसके तरफ पड़ते हैं मारने के एकदम इरादे से। इनकी आंखें एकदम लाल थी। ओल्ड कीपर को भी कुछ रोग कल्टीवेटर्स ने घेर लिया था। दो जो सी घोस्ट कल्टीवेटर्स थे वो स्किन उठाने ही वाले, लेकिन तभी आसपास के स्पेस में एक डिस्टॉर्शन होता है। एनाकोंडा प्रकट होता है अचानक और इन्हें गंदा वाला मारता है। और ये जो स्किन थी लिजर्ड की, वो मुंह में पकड़ लेता। तुरंत जू की तरफ देखता है और लॉज वाले बंदे की तरफ, और मानो ये मदद करने जा रही थी जू की।
तो ओल्ड मैन जो था ना उसको लुक देता। इस दौरान एक टालिस्मन यूज करता और बहुत तेजी से अपने सांप की तरफ ये बढ़ने लगता। खुश हो जाता है, गुड गर्ल, अच्छा काम किया तुमने। जू के पीछे ड्रॉट डीमन प्रकट हो चुका था। फ्लेम की ऑरा बन रही थी भाई, समुद्रों जैसी एकदम आग की लहरें। सी घोस्ट वगैरह तो भागने लगते हैं, कुछ तो उल्टी उल्टी कर रहे थे। जू सामने था इस ओल्ड मैन की तरफ। उधर वो जो 300 मीटर वाला छिपकली था वो दहाड़े मार रहा था और फाइनली अपने स्किन को छोड़ दे। थोड़ा ऐसा ये भी उसको निकल जाता अपने वाले स्किन को, फिर यहाँ से निकल जाता। जो बची स्किन थी ना अपने आप फिर वो छोटी होने लगती थी और 3 टुकड़ों में बढ़ जाती। उसमें से खतरनाक लेवल की ऑरा थी भाई, क्योंकि वो लेट स्टेज में था। उसमें गोल्डन लाइट भी चमक रहा था। आसपास की ऑरा अलग ही चेंज होने लगती। बादलों में ना मतलब थोड़े बादल इधर उधर हटने लगते, अलग ऑरा थी। जो इस दौरान पहली बार आपको याद होगा हयात था 7 ब्लड में वो टेस्ट हो रहा था, वो गॉड वाली ब्लड की ऑरा से टेस्ट किया जा रहा था। इवन लॉस वाला बंदा भी कहता क्या मैं भ्रम में हूँ। इस वाले छिपकली के अंदर एक गॉडलीनेस की हो रहा है, तो उसकी कीमत और बढ़ जाएगी। चर्च ऑफ डिपार्चर वाले जो कि आंखें बंद करके थे अब फाइनली आंखें खोलते हैं। इसी चीज के लिए बेसिकली ये आए हुए थे। नहीं तो सोचो ना यार, ये भी जो अभी तक स्किन स्किन निकले थे उसके लिए बैटल करते, लेकिन इनका मकसद वो गॉड वाली ऑरा की वजह से जो स्किन का दाम शायद बढ़ने वाला था वो उस पर था। सभी आठों अपनी ऑरा रिलीज करते और सबकी ऑरा ना ग्रेट सर्कल ऑफ की कंडेंसेशन में थे, बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चुके थे। एकदम भाई ना बोलते ना एकदम सिंक्रोनिसिटी में मूव कर रहे थे एक साथ। पैर भी जहां पटकना था एक जगह साथ पटक रहे थे। गजब का मतलब इनका वो था एक दूसरे के साथ तालमेल। 8 तलवारें थी, 8 थे तो जो कल्टिवेटर्स रास्ते से नहीं हट पाते हैं वो मारे जाते हैं। से घोस्ट वाले भी हैरान थे, लेकिन इनके टीम में भी जो 5 थे ना वो ग्रेट सर्कल लेवल पे थे। खास करके वो जो तगड़ा आदमी था जिसके एक पपेट को जू ने मारा था और उसके छाती पर एक कुछ तो आपको पता होगा एक चेहरा सा बना हुआ था ना, तो इसकी ऑरा जो थी ना हल्का हल्का फाउंडेशन लेवल के करीब थी शायद। एक स्किन तो देखो ओल्ड मैन को मिल चुका था, लेकिन दोनों ने मिलकर साथ में काम करने का था, तो इस ओल्ड मैन को तो लौटना ही है 7 ब्लड आइज में, तो जू ले सकता है। अगर नहीं लौटे तो अलग बात। इधर देखो चर्च ऑफ डिपार्चर और सी घोस्ट के बीच में बैटल शुरू हो चुका। सो इस दौरान अपनी ऑरा रिलीज कर पीछे फिर से डीमन प्रकट होता है। बॉडी में कुछ क्रैक्स थे, रेडिश ऑरा दिख रही थी आग के समान। जू 2 मुक्के मारता है इस दौरान। ऑरा जो थी ना भाई की कंडेंसेशन के ऊपर जा रही थी। एक मुक्का इसका चर्च ऑफ डिपार्चर की तरफ जाता है, दूसरा सी घोस्ट की तरफ। सी घोस्ट वालों की तो फट जाती। आठों चर्च वाले भी पीछे हटते और जू की तरफ देखते और फिर बोलते हैं 7 ब्लड आइज मरना चाहते हो क्या? अब इनका ध्यान जू पे भी रहता है। जू को फर्क नहीं पड़ता, वो स्किन इसको चाहिए थी। डैगर निकालता और एक सी घोस्ट वाले को निपटा देता। बहुत तेजी से मतलब आगे बढ़ता है और रुकता नहीं है। पीछे हट के एक मुक्का मारता है चर्च ऑफ डिपार्चर वाले बंदे की तरफ, उसको भी निपटा देता है। लेफ्ट हैंड को मूव करता है, ड्रॉट डीमन फिर से दहाड़ मारता है और आसपास की जो पानी की बूंद इकट्ठा करता है ना अपने की कंडेंसेशन की वजह से पानी में आग लगा देता है समझ लो, क्योंकि की कंडेंसेशन वाटर वाली हो रहा है और जो ड्रॉट डीमन यूज करता है उसमें फायर की ऑरा मिक्स थी। तीर के रूप में मानो बदल जाती है। मानो नाचते हुए आगे बढ़ रही थी और इस समय कोई ध्यान नहीं देता है। जो इसकी परछाई थी ना वो आगे बढ़ चुकी थी। वो जो स्किन्स थे उन्हें लेने के लिए अटैक करने के बाद वो थोड़ा पीछे हटता है। ये जो दुश्मन थे अभी वो चाहते थे कि तीनों स्किन्स इनको ही मिल जाए, या तो सी घोस्ट वाले और या तो चर्च ऑफ डिपार्चर। ये पड़े हुए थे उसके पीछे और इस दौरान इसकी परछाई स्किन्स को लपेटने लगती। इस दौरान अचानक से स्पेस में परिवर्तन होता है और जो लॉज वाला ओल्ड मैन था वो वहां पर खट हो जाता है। ये जू से भी एक कदम आगे चल रहा था ऐसा इसको लगता है, क्योंकि जू की परछाई को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि जू की परछाई भी ना मानो एक पंच से मारती। ये पीछे हट जाता। इस दौरान जो बाकी दुश्मन थे ना वो ओल्ड मैन पर अटैक कर देते। तो मौके का फायदा उठाता है और पीछे हट जाता। और उसके बाद क्योंकि मिल चुका था उसको स्किन, तो अब क्या जरूरत थी। अब ओल्ड मैन जो था ना मानो उसकी आंखें बाहर आ जाए, क्योंकि कोई देख नहीं पाया था कि वो हिस्सा किसको मिला था स्किन का। ओल्ड मैन पे सभी दुश्मन चार्ज कर रहे थे, तो ये क्या करता है के पास जो बैग था वो जू की तरफ उछाल देता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, जो भी है उसके पास ही। अब ये भी शातिर था ना भाई, जान बचे तो लाखों उपाय, इसका यही। और अपने कपड़े भी उतार देता है चड्डी के अलावा। देख लो भाई मेरे पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है। एनाकोंडा की तरफ बढ़ता है, जू की तरफ फिर निकल जाता है। अब सभी का दुश्मन जो था वो जू बन चुका था और वो बोलते मैं पता है कि तुम्हारे पास है। 2 लोग इसकी तरफ बढ़ रहे थे। जू रुकता है, इसकी आंखों में खूनी तांडव भर चुका था पूरा। बैग की तरफ देखता भी नहीं ओल्ड मैन ने जो फेंका, क्योंकि इसको पता था उसमें कुछ नहीं। और जू जो था ना दोनों हाथों को यूज करके एक टेक्निक बनाता है। ब्लू कलर का टालिस्मैन प्रकट होता है जो कि एक बड़े से स्टैचू में बदलने लगता है, जिसके 3 खोपड़ियां थी, 6 हाथ थे। ये ऑरा यूज करता है इन दोनों की तरफ, सी घोस्ट की तरफ और चर्च ऑफ डिपार्चर के जो कल्टिवेटर्स थे उनकी तरफ। ये इसको जो ट्रेजर मिला था ना वो जो मरमैन को इसने मारा था उससे मिला था, क्योंकि इसका पावर फाउंडेशन लेवल के बराबर था इस टालिस्मैन। और इतनी खतरनाक थी ना कि लोग पीछे हटने लगे। देखो और बहुत सारे लोग थे, जो स्ट्रांग था, लेकिन इतने सारे लोगों को क्या ही करेगा। थोड़ा बहुत ब्लड भी आ रहा था चेहरे से, मुंह से, लेकिन हीलिंग एबिलिटी उसकी क्रिस्टल की वजह से ये अभी तक खुद को संभाल के था। पुराने दिन इसे याद आते बंजारे कैंप के। इसके पास स्किन है, ये लोग छोड़ जाने देंगे नहीं। एक ही सॉल्यूशन है, सबको मार दो। सबको ऐसा देखता है ये मुंडे घुमा के, ओके ठीक है भाई, वैसे भी ये कौन से अच्छे लोग हैं। खास करके गॉडली लिजार्ड तो देखो उसका जो स्किन मिला था भाई ये छोड़ नहीं सकता था। बहुत सारे लोग जानते थे कि कितना रूथलेस। अब चर्च ऑफ डिपार्चर सबसे पहले आगे बढ़ता। इनका एक बंदा मारा था, जू ने मारा था। अब ये 7 लोग थे, सभी के पास भाला था और जू की तरफ ये बढ़ते। घोस्ट वाले भी अब आगे बढ़ते। कुछ
इंसान ही नहीं है रोग कल्टीवेटर्स, वो लोग भी आगे बढ़ते। लेकिन तभी उसमें से एक जो सबसे आगे था ना वो चीखने लगता, उसकी जो शरीर थी ना काले हरे रंग की पड़ने लगती है, ब्लैक ब्लड ये थूकता है और बोलता है यहाँ पे जहर है। तो बहुत सारे कुछ कल्टीवेटर्स अफेक्ट हो चुके थे कि आंख नाक मुंह हर जगह से खून आने लगा। जू इस दौरान आगे बढ़ा चर्च वालों की तरफ, अगर इसके राइट हैंड में, और इस दौरान इनके भालों को टॉस करते हुए इस दौरान सरिया भी निकाल चुका। पीछे से कोई अटैक करेगा ना तो लेफ्ट हैंड से सरिया से ब्लॉक करेगा। बहुत से मतलब अपने टेक्निक थे इसकी बैटल की। जो ओल्ड मैन था ना वो दूर से देख रहा और इसको अब समझ में आया था कि मतलब पूरा जो किन है इस बंदे के पास ही, क्योंकि परछाई ने लिया था ना तो किसी को पता ही नहीं चला था क्या हुआ था अचानक से। तो एनाकोंडा लेकिन भागने को नहीं देख रही, मानो जू की मदद करना चाहती थी। वो फिर से वही आवाज निकालती है तो ये बोलता है तुम समझ में नहीं आ रहा कितना खतरनाक आदमी हो। तो सांप को ये बेहोश कर देता और यहाँ पर निकल जाता आगे बिना नाव के ही भाई आगे बढ़ जाता। भाई के पास कुछ टेक्निक जरूर होंगी। तो फिलहाल देखो रात का समय हो चुका था, बिजली कौंध रही थी, बड़ा बड़ा सा एक मतलब मानो तूफान आने वाला था और बिजली क्योंकि चौंक रही मतलब कौंध रही थी, चमक रही थी। तो ये जो स्लॉटर चल रहा था खूनी खेल, उसको भी देखा जा सकता था बीच बीच में बड़े से इस पहाड़ पे खड़े होके। क्योंकि जो गॉडली लिजार्ड के जो स्किन्स थे लिजर्ड के वो 3 हिस्सों में बढ़ गए थे, तो वो सबके लिए बहुत बड़ा चीज था क्योंकि बहुत पैसे मिल सकते थे। तो उस चक्कर में लोग मरने को भी तैयार थे। जो इस दौरान अब वेट नहीं करता है कि उनके अटैक्स आ रहे हैं क्या हो रहे हैं, सीधा आगे बढ़ता है भाई और सामने वाले बंदे के ना छाती में 6-7 बार सरिया मार देता है। इस दौरान एक का अटैक आ जाता है इसकी तरफ, लेकिन जो इसकी बॉडी को आगे कर देते। 4 जो सी घोस्ट वाले बंदे थे इसको घेर लेते। ये लोग बॉडी कल्टीवेटर थे, खास करके उसमें वो जो बंदा था ना जिसका छाती पर एक चेहरा सा बना हुआ, वो अपनी ऑरा यूज करता और एक चमगादड़ जैसा कुछ तो बना देता अपने ब्लड का। बड़ा खतरा था वो। जो इस दौरान एक टालिस्मैन ट्रेजर निकालता जो कि शील्ड के समान था। तो इससे काउंटर करके बाकी जो 3 थे चर्च डिपार्चर वाले उनकी तरफ देखते। पहले इसका मकसद था कि चर्च ऑफ डिपार्चर को निपटा लेते, वो बड़ा खतरा था क्योंकि उन्हें मरने से डर नहीं लगता। फाइटर भी वो लोग तगड़े होते, ड्रॉट टीमन फिर से प्रकट होते, लेकिन उसके बाद भी ये लोग अपना अटैक जारी रखते। इस दौरान एक की छाती पर एक आवाज आती, लेकिन दूसरा जो था ना तब तक जू किंग के कमर की तरफ पड़ जाता। जू अपने हैकर से उसकी खोपड़ी पर अटैक करता, लेकिन मरने से पहले वो बंद जू के सरिया को पकड़ लेता ताकि जू ना मतलब खींच ना पाए। तीसरा कल्टीवेट एकदम बावला हो जाता है, बोलता है डिपार्चर और उसकी बॉडी आग के समान चलने लगती और जू की तरफ ये पड़ता है। जू इस दौरान अपने स्पिरिचुअल सी को रिलीज कर जो कि चारों तरफ फैलने लगती। 2 जो चर्च ऑफ डिपार्चर के बंदे थे मर तो चुके ही थे, फोर्स के सामने उनकी बॉडी कोलैप्स कर जो तीसरा आग की तरफ बढ़ रहा वो इस ऑरा से हिट हो जाता है। जो इस मौके का फायदा उठा तो वो जो उसने एक अटैक भी मारा था ना, एक जलते हुए रस्सी के समान उसका अटैक था, उसको काउंटर कर जाता। उसके छाती के बाद उसे वो अटैक गुजर जाता है, लेकिन फिर भी ऑरा फियर्स थी वो तो उसके कपड़े उपड़े चला देती, शरीर पे थोड़ी चल जाती मतलब चमड़ी उमड़ी। तो इस दौरान 15 मीटर पीछे हटता है, पैर मोड़ता है, फिर एक पैर पे ना बहुत तेजी से तीर के समान आगे बढ़ता। एक चर्च ऑफ डिपार्चर वाला बंदा था उसकी तरफ पड़ता और ये बंदा भी बोलता है डिपार्चर, ये खुद को एक्सप्लोर कर देता। अब डिपार्चर की टीम के चर्च की टीम के मतलब 3 लोग बचे थे, उसमें से एक शांति से था, बाकी 2 जू की तरफ पड़ते और ये भी खुद को एक्सप्लोर करते थे। घोस्ट वाले भी देख रहे थे, इनके 10-12 लोग शायद अभी भी थे जो भी, वो भी अपने ट्रम्प कार्ड रिलीज कर रहे थे। रोग कल्टीवेटर्स भी इस दौरान अटैक कर देते। अगर दूर से कोई देखे ना तो जू बीच में था और सभी लोग इसकी तरफ अटैक कर चुके थे। बहुत सारे अपने खतरनाक टालिस्मैन ट्रेजर ट्रम्प कार्ड कुछ लोग तो एक्सप्लोड कर चुके थे। जब तक ये धूल शांत हो पाता मतलब इतने सारे अटैक्स क्योंकि पूरा एरिया फट रहा था, एक्सप्लोड हो चुका था, उसके पहले जू वहां से बाहर निकलता है बिजली के समान और इसके आसपास ना येलो लाइट चमक रही थी एक टालिस्मैन ट्रेजर की वजह से। ये भागने वाला टालिस्मैन था जो उसके पैर पे लगा हुआ था। तो इस समय इसकी स्पीड बहुत तेज थी। एक रोग कल्टीवेटर की तरफ पड़ता है और डैगर से उसको निपटाता और जो रुकता नहीं उसके बाद दूसरे की तरफ पड़ता है। इस समय इसका जो 7 ब्लड आइस का डाविस रोप था वो भी पूरा फट फुट चुका था, लेकिन आंखों में एक खतरनाक लेवल की ऑरा थी और बॉडी गिराते जाता है। बहुत सारे सी कल्टीवेटर्स यानी घोस्ट कल्टीवेटर भी मारे जाते हैं। इस दौरान जो चर्च ऑफ डिपार्चर वाला बंदा था और दूसरा वो सी घोस्ट वाला बंदा जिसके छाती पर एक चेहरा था, वही इस समय तक बचे हुए थे। बाकी लोग भी थे लेकिन मेनली यही थे जो जू को थोड़ा बहुत काउंटर कर पा रहे थे। इनके अटैक को डॉच करते हुए जू इस दौरान अपने पैर से एक रोग कल्टीवेटर को मारता है। तो सी घोस्ट वाले अब 4 बचे थे और चर्च ऑफ डिपार्चर वाला अभी अकेला जो उनका लीडर था वो आसपास के लोगों को देखता है। डैगर से इसके ब्लड नीचे गिर रहा था। जो चाहता तो भाग सकता था क्योंकि इसके पास टालिस्मैन था भागने वाला, लेकिन भाई ये लोग मारना चाहते तो जू का नियम था कि जो इसके पीछे पड़ेगा फिर ये उसके पीछे पड़ेगा। जमीन पर 40 लाशें बिछी हुई थी। बाकी जो कल्टीवेटर्स बचे हुए थे रोग वाले उनकी फट रही थी। जू का ऐसा था जो वीक भी है ना उसको भी मार दो कि फ्यूचर में कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो। इस दौरान जो चर्च ऑफ डिपार्चर वाला लीडर था वो बोलता है कि मुझे बस एक स्किन चाहिए, तो मैं जब अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट करूंगा जाने के बाद तो तुम हमारे डिपार्टमेंट के दोस्त बन सकते हो। सी घोस्ट वाला भी जो बंदा था ना तगड़ा वाला वो भी बोलता है कि मुझे भी, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे। जो इस दौरान क्या करता है ना अपने टालिस्मैन की ऑरा यूज करता है और जो भाग रहे थे कल्टीवेटर्स रोग उनको मारना शुरू करता है। ये देख करके चर्च वाला और
बर्ली सी कोस्ट वाला बंदा मिल के इस पर अटैक लॉन्च करते। तो ये जो चर्च वाला बंदा था ना उसने ब्लैक हुडी पहनी हुई थी, तो मतलब शक्ल थोड़ा ढक के रखते हैं लोग। अब वो भी इस दौरान पीछे हट जाती है तो इसका चेहरा दिखता है। ये ना ग्रेट सर्कल जो होता है ना की कंडेंसेशन का, उससे भी ऊपर जा रहा था, बहुत करीब था फाउंडेशन लेवल के। हाथ घुमाता तो ब्लैकिश फॉग बनने लगता और उसमें बहुत सारे ना आत्माएं दिखती हैं, समझ लो कुछ कुछ हॉल ऑफ सोल्स के जैसा। लेकिन ये बंदा अभी भी इस टेक्निक को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाता था। कब्र के जैसा दिख रहा था ब्लैक फॉग के बीच में, तो ये ऑरा ये बढ़ा देता है जू की तरफ। बर्ली बंदा जो था सी कोस्ट वाला, उसकी छाती पर जो चेहरा था ना उसमें से एक ऑरा निकलती ब्लडी कलर की, और खून इस बार जो निकलता है तलवार में बदल जाता है जो कि जू की तरफ पड़ता है। बाकी भी जो सी कोस्ट कल्टीवेटर थे वो अपने अपने ट्रम्प कार्ड यूज करते। अब ऐसे मोमेंट पे जू अपने राइट हैंड को उठा और जब ऐसा हाथ ऐसा बढ़ाता है ना तो एक बड़ी सी तलवार बनने लगती है, 30 मीटर लंबी, 9 मीटर चौड़ी, और उसमें पूरी बैगनी कलर की लाइट चमक रही है। वही टेक्निक था अगर आपको याद हो तो जो मंदिर में इसने वो सीखा था उस स्टैचू को देख करके। जैसे जब ये तलवार प्रकट होती है ना हेवनली सैप, बंदा बोलता है यार टाओइस्ट मैजिक कैसे यूज कर सकता है, ये की लेवल पे है, ये बंदा फ्रीक है। पीछे भागने लगता। वेंचर जब डिपार्चर वाले की भी अब फट जाती, जू को फर्क नहीं पड़ता, इस अटैक को आगे ऐसा हाथ को ऐसा नीचे कर देता है। और जैसे इसकी अटैक पड़ती है ना, वो जो उस बंदे ने अटैक किया था अपने तलवार से, खूनी तलवार से, वो पहले फूटता है। फिर वो जो बंदे ने ग्रेवयार्ड टाइप बनाया था टॉमस्टोन, वो भी एक्सप्लोड कर जाता है। पूरा जो ये बेसिन था, मतलब जिसके ऊपर ये पूरा बैटल चल रहा था पहाड़ के ऊपर, वो 2 भागों में बट जाता है। चर्च वाला बंदा एकदम अचंभित और 2 भागों में बट चुका था। सी घोस्ट वाला भी जो बंदा था तगड़ा वाला, वो भी देखना चाहता था, लेकिन उसके नीचे से आधे हिस्से कट चुके थे, दोनों मर जाते। जो उसके छाती पर एक चेहरा था ना वो भी खत्म हो जाता। बाकी भी जो घोस्ट कल्टीवेटर थे वो भी मारे जाते। बेशिन पूरा शांत हो जाता है। बस अगर एक आवाज सुनी जा सकती थी तो वो बिजली के कौंधने की। इस दौरान बारिश भी शुरू हो चुकी थी। बारिश अच्छी थी लेकिन खून को जो जमीन पे बिखरा हुआ था उसको साफ करना इतना आसान भी नहीं था। जू के जख्म धीरे धीरे भर रहे थे, लेकिन फिर भी जो गहरे जख्म है थोड़ा टाइम तो लेंगे। अब जू की नजर पड़ती है ना वो जो इंसान नहीं था, रेनकोट वाला जो बंदा था ना जिसने एक बार उसकी मदद भी की, वो बोलता हमने तुम पे अटैक नहीं किया। इसके साथ में वो बंदा भी था ना जो एक बार उसको मारने जा रहा था लिजर्ड को, तो इस बारिश वाले बंदे ने उसको रोका था। तो कुछ बोलता नहीं। कुछ और रोग कल्टीवेटर से जिन्होंने इस पर अटैक किया, वो समझ में नहीं पा रहे थे क्या करना चाहिए उन्हें। थोड़े समय में उनकी बॉडी मतलब लाल हरी होने लगती है, हरी काली, और मर जाते हैं। और ये देख करके ना ये 2 जो कल्टीवेटर्स बचे थे उनकी ओर फटती है। जो इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, बस ऑरा इस्तेमाल करता है, इसका सरिया इसके पास आ जाता है और सबको मारते जाता है जो भी लाश पड़ी हुई थी, कि कोई ऐसा तो नहीं है जो एक्टिंग कर रहा है लाश बनने की। और इस दौरान ये दोनों फटने लगते, दूर धीरे निकल जाते, फाइनली चैन की सांस लेते। लेकिन इस दौरान ये क्या करते हैं ना, लालच तो इनके अंदर भी था, तो अभी अपने जेट टोकन यूज करके अपने लीडर्स को मैसेज भेजने लगते। इनके हिसाब से अगर थोड़ा और लेट हो गया तो जू निकल जाए, लेकिन जब तक ये मैसेज भेज पाते 2 लाइट की ओरा इनकी तरफ बढ़ती और गला इनका कट जाता है। जू जानता था कि देखो अगर कल्टीवेटर्स को छोड़ोगे तो वो अपने लीडर से कनेक्ट करेंगे, प्रॉब्लम होगा, इसीलिए इसने ऐसा किया। फिर पूरा लूट उट ये एक जगह इकट्ठा करता है। इस दौरान 3 रो कल्टीवेटर्स जो एक्टिंग कर रहे थे मरने की, से इसका जो परछाई था वो निपटा देता है। अब वो जो सी घोस्ट वाला बंदा था ना जिसके छाती पर वो एक चेहरा बना हुआ था, उसकी आंखें अचानक से खुलती, उसमें से ब्लडी ओरा निकलती और एक जो नाटा इंसान होता है जिसे हम इम्प बोलते हैं वो निकलता है और भाग जाता है। ऐसे भागते हुए देख करके जू बोलता है सी ड्रैगन फेल। इसी दौरान एक 300 मीटर का स्नैक ड्रैगन इसका प्रकट होता है, वो जो ब्लडी कलर इम्प था उससे निकल जाता है। बारिश इस दौरान काफी तेज हो चुकी थी, तो फिलहाल हम स्टोरी यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।